आज प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर रोहिताश कुमार, सहायक आचार्य AVST गवर्नमेंट PG कॉलेज झुंझुनू। आज हम BCom पार्ट 3 विषय AVST प्रथम प्रश्न पत्र में जो कि अंकेक्षण एवं प्रबंध लेखांकन है, उसमें अपन ने अभी तक जो प्रमाणन का अर्थ, परिभाषाएं और उनके उद्देश्य के बारे में अध्ययन किया था। आज हम प्रमाणन के महत्व के बारे में अध्ययन करेंगे और ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको आपको बताना है। प्रमाणन का महत्व है। प्रमाणन अंकेक्षण प्रक्रिया का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और अंकेक्षण की पूरी सफलता इसी पर आधारित है कि प्रमाणन का कार्य कितनी चतुराई से तथा पूर्णता के साथ किया गया है। ये व्यापार के लेखों में जो लिखते हैं, अपने जैसे कल खाता बहियों के लेखों के, हिसाब किताब के लेखों की सत्यता और वैधता के बारे में काफ़ी विस्तार से पढ़ा था। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रमाणन में अंकेक्षण प्रक्रिया है वो एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में होती है और अंकेक्षण की पूरी सफलता, जैसे कि बताया है कि प्रमाणन कितनी अच्छी तरह किया हुआ है, कितनी सत्यता के साथ किया हुआ है, कितनी चतुरता से किया हुआ है या कितना पूर्णता के साथ किया है। जितने अधिक सत्यता, पूर्णता और सार्थकता के साथ किया है, इतना ही इसका महत्व है। इस विचार से प्रमाणन के महत्व पर प्रकाश डालते हैं और ये अंकेक्षकों के द्वारा अपनाई गई एक प्रक्रिया है और उसका ध्येय है कि अपने नियोक्ता को रिपोर्ट देना। अंकेक्षक का जो मुख्य ध्येय है वो इस सारी प्रक्रिया के माध्यम से अपने जो नियोक्ता है, जो उसको नियुक्त करता है, उसको रिपोर्ट प्रस्तुत करता है या रिपोर्ट देता है। और रिपोर्ट में वो व्यापार की सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनके बारे में उनसे अवगत कराता है। जैसे लाभ हानि खाते संबंधी वर्ष के लिए व्यापार का सही लाभ या हानि को प्रकट करता है अथवा नहीं, तथा चीठा उसकी सही आर्थिक स्थिति को बदलाता है अथवा नहीं। ये अंकेक्ष द्वारा ये रिपोर्ट तभी दी जा सकती है जबकि वह अंतिम खातों की जांच से संतुष्ट हो गया हो। किंतु अंतिम खातों की जांच का आधार है वो लेखा पुस्तकें हैं जिसमें उन खाते तैयार किए जाते हैं। अर्थात लेखा पुस्तकों के आधार पर ही अंकेक्षक द्वारा प्रमाणन के अंतर्गत अपने लेखे तैयार करता है और उसमें, जैसा कि अभी आपको बताया कि लाभ हानि खाता संबंधित वर्ष के लिए व्यापार का सही लाभ या हानि प्रकट करता है और वो सिर्फ प्रमाणन के माध्यम से जानकारी प्राप्त करता है। उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है ये चिट्ठे के माध्यम से अवगत कराता है। किंतु अंतिम खातों की जांच का आधार है लेखा पुस्तकें और लेखे तैयार किए जाते हैं। उन लेखकों को सही तरीके से तैयार किया गया या नहीं किया गया, इस समस्त बात का यह जानकारी अंकेक्षक के द्वारा की जाती है। अतः लेखा पुस्तकों की जांच अथवा प्रमाणन ही समस्त अंकेक्षण प्रक्रिया की आधारभूत नींव है, जिसके सुदृढ़ होने पर ही शुद्ध एवं सत्यता रिपोर्ट दी जा सकती है। अतः प्रमाणन को अंकेक्षण का मूल तत्व, प्रमुख अंग तथा मूल आधार कहना उपयुक्त होगा। अर्थात सीधे भाषा में हम ये कहेंगे कि प्रमाणन के माध्यम से ही अंकेक्षण प्रक्रिया अंकेक्षक द्वारा शुद्ध और सत्यता की रिपोर्ट जो तैयार की जाती है और उस रिपोर्ट में जो उसका मूल तत्व है, मूल अंग या मूल आधार है,
वो सिर्फ सत्यता और सही प्रविष्टियां ही हैं। प्रमाणन के महत्व पर जो प्रकाश डाला गया है उसमें मुकदमे में अंकेक्षकों की लापरवाही का दोष यदि इसलिए लगाया गया था कि वे खुदरा रोकड़ वही के प्रमाणकों व मजदूरों के लेखों के संबंध में हुई गड़बड़ियों को पकड़ने में असमर्थ थे। कोई भी अंकेक्षक प्रमाणन के माध्यम से यदि खुदरा रोकड़ वही या अन्य लेखा वहियां या हिसाब किताब की पुस्तकों की यदि वो गड़बड़ी पकड़ने में असमर्थ रहते हैं तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि वो प्रमाणन के महत्व को कम करते हैं और जो जिस चीज़ के लिए अंकेक्षक को नियुक्त करता है वो अपना कार्य पूर्णतः संपन्न नहीं कर पाता। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि प्रमाणन के महत्व के संबंध में अलग अलग लोगों के द्वारा अपना अपना तर्क दिया गया है और महत्वपूर्ण तर्क जो हम कह सकते हैं कि प्रमाणन अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी है। जिस तरह मानव शरीर की रीढ़ की हड्डी का महत्व है उसी प्रकार अंकेक्षण में प्रमाणन का, अर्थात बिना रीढ़ की हड्डी के सहारे ही मानव का शरीर ढांचा खड़ा नहीं रह सकता। इसी प्रकार बिना प्रमाणन के व्यापार है वो सुदृढ़ की स्थिति में नहीं हो सकता। जैसे यदि ये रीढ़ की हड्डी कमजोर हो जाए या टूट जाए तो मानव शरीर भी सब क्रियाओं पर प्रभाव पड़ता है। मनुष्य अस्वस्थता महसूस करता है और अपना कार्य इच्छित लक्ष्यों के अनुसार नहीं कर सकता। कभी कभी तो हड्डी बिल्कुल टूट जाने पर मानव न तो खड़ा हो सकता है और न मानव खड़ा होकर चल सकता है। यही हाल अंकेक्षण प्रक्रिया में प्रमाणन की है। यदि प्रमाणन कमजोर है या टूटा हुआ है अर्थात ठीक सिद्धांतों पर आधारित नहीं है तो अंकेक्षक भी अपने इच्छित लक्ष्यों की प्राप्ति में असफल रहता है। दूसरी ओर हम ये कह सकते हैं कि सुदृढ़ रीढ़ की हड्डी वाला मानव अपने इच्छित लक्ष्यों के अनुसार आगे बढ़ सकता है तथा अपना कार्य सफलतापूर्वक कर सकता है। घूमने फिरने में से कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। इसी प्रकार सुदृढ़ प्रमाणन होने पर अंकेक्षक अपने इच्छित लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है तथा अंकेक्षक कार्य में उसे कोई बाधा उत्पन्न होगी। तो स्पष्ट है कि प्रमाणन बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है और हम ये भी कह सकते हैं इसके साथ कि ऐसे मानव की कल्पना की जाए जिसके रीढ़ की हड्डी हो ही नहीं। यह असंभव तो अवश्य प्रतीत होता है, किंतु क्या ऐसा मानव अपने जीवन में कार्य कर सकने योग्य होगा? उसका जीवन तो बेकार होगा ही। इसी प्रकार यदि अंकेक्षक से प्रमाणन को हटा दिया जावे तो क्या अंकेक्षक कोई कार्य कर सकेगा? संभव नहीं है। हमारी सहमति में तो उसका अंकेक्षण बेकार होगा। प्रमाणन के बिना अंकेक्षण उस भवन के समान होगा जो कि बिना नींव के बनाया गया है और जो जल्दी धराशायी हो जाएगा। अतः प्रमाणन को अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी या आत्मा कहना उपयुक्ति है। स्पष्ट है कि बिना नींव के किसी भवन को तैयार नहीं किया जा सकता। बिना प्रमाणन के किसी व्यापार की लेखा पुस्तकों और हिसाब किताब की बहियों का शुद्धिकरण का पता नहीं लगाया जा सकता। तो स्पष्ट है कि जिस प्रकार से मानव के शरीर में रीढ़ की हड्डी का महत्व है और उसे आत्मा का रूप नाम दिया गया है, उसी प्रकार व्यापार में नियोक्ता के लिए
अंकेक्षक द्वारा जो प्रमाणन किया जाता है वह भी व्यापार की रीढ़ की हड्डी के समान है कि जितना शुद्धता का पता लगाते हुए वो अपने लाभ हानि खाते का, व्यापार की आर्थिक स्थिति के लिए चिट्ठे का लेखे जोखों के माध्यम से प्रमाणन करता है, और प्रमाण जितना शुद्ध होगा इतना ही व्यापार सुदृढ़ होगा। अब हम इसके आगे जो बिंदु है कि प्रमाणक का अर्थ, मीनिंग ऑफ ऑब्जर्स। जब कोई वस्तु, हम इसके लिए कह सकते हैं, अब तक हमने प्रमाणन का अध्ययन किया और प्रमाणन के साथ अब प्रमाणक का अर्थ है। जब कोई वस्तु बाजार से खरीदते हैं तो हमें दुकानदार द्वारा एक रसीद दी जाती है, जिसे हम बीजक भी कहते हैं। उसको व्यापारी द्वारा दिए गए सामान की पर्ची भी कह सकते हैं, उसको रसीद भी कहते हैं। अर्थात जब कोई वस्तु बाजार से खरीदते हैं तो हमें दुकानदार द्वारा एक रसीद दी जाती है, और यह रसीद हमारे द्वारा क्रय किए गए सौदे या लेन देन का प्रमाण होता है। इसी प्रकार व्यापार में अनेक लेन देन होते रहते हैं जिनको पुस्तकों में लेखा किया जाता है। इन लेखों को प्रमाणित करने के लिए जो भी लिखित प्रपत्र होते हैं उन्हीं को प्रमाणक कहते हैं। अलग अलग विद्वानों ने इनकी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, लेकिन सामान्य शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति द्वारा यदि किसी बाजार में जाके वस्तु खरीदी जाती है और दुकानदार उसे जो खरीदे गए सामान की, क्रय किए गए सामान की कह दें, उसके रसीद देता है, वो लेन देन का प्रमाण होगा। और लेन देन के प्रमाण का आधार पर ही वो अपनी लेखा बहियों में लेखा दर्ज करता है। और जो प्रपत्र हैं जिस तरह के उनके लिखने के लिए, इन लेखों की प्रमाणित करने के लिए जिस प्रपत्रों में वो लेखा करता है उन्हें प्रमाणक कहते हैं। मुख्यतः इनकी परिभाषाएं के रूप में हम अध्ययन कर सकते हैं। इनकी परिभाषा, एक प्रमाणक को ऐसे प्रपत्रीय गवाह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके द्वारा पुस्तकों के लेखों की सत्यता जानी जा सके। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि प्रमाणक है वो जो प्रपत्र में जिसमें लेखा किया गया या जिन पुस्तकों में लिखा गया उसकी सत्यता जान सके, वो प्रमाणक है। दूसरा, एक प्रमाणक एक रसीद, एक बीजक, एक समझौता, एक मांग पत्र या संक्षेप में कोई भी उपयुक्त लिखित सबूत हो सकता है जो कि एक लिखित सौदे का पुष्टि करता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं प्रमाणक है वो रसीद के रूप में भी हो सकता है, बीजक के रूप में भी हो सकता है, एक मौखिक या लिखित समझौते के रूप में भी हो सकता है, एक मांग पत्र के रूप में भी हो सकता है, और एक सबूत के रूप में भी हो सकता है जो कि एक लिखित सौदे की पुष्टि करता है, लिखा हुआ हो। इन समस्त प्रक्रिया को हम प्रमाणक कहते हैं। अब प्रमाणक के भेद, तो प्रमाणक के दो प्रकार के होते हैं। प्रथम, मूलक प्रमाणक। मूलक प्रमाणक का मतलब है मूल प्रमाणक, सीधे भाषा में, स्पष्ट भाषा में, अर्थात हिसाब किताब के लेखों से संबंधित जो मौलिक लिखित सबूत होते हैं उन्हें मूल प्रमाणक कहा जाता है। जैसे उधार क्रय के लिए बीजक मूल प्रमाणक होगा। जब हम सामान खरीदते हैं और जो सौदा करते हैं, जो क्रय करते हैं, और वो भी उधार के रूप में करते हैं, तो उधार क्रय के लिए जो हमें बीजक दिया जाता है वो बीजक है, वो मूल प्रमाणक हो। दूसरा जो इसका भेद है वो है गौण प्रमाणक। गौण प्रमाणक प्रत्येक लेन देन के मूल प्रमाणक के अलावा
उस लेन देन की पुष्टि करने के लिए अन्य प्रमाणक भी हो सकते हैं जो कि उस लेन देन की प्रक्रिया से तैयार होते हैं। ऐसे अन्य प्रमाणकों को गौण प्रमाणक कहते हैं। हम कह सकते हैं उदाहरण के तौर पे कि उधार बिक्री से संबंध में बीजक की प्रतिलिपि मूल प्रमाणक है, जैसा कि आपको स्पष्ट मूल प्रमाणक में आपको स्पष्ट किया है और बताया है कि उधार किए गए बिक्री के संबंध में जो बीजक दिया जाता है वो मूल प्रमाणक है। लेकिन गौण प्रमाणक में उस बीजक की प्रतिलिपि मूल प्रमाणक तो है और बिक्री के लिए प्राप्त आदेश या जहांजीबिलिटी की प्रतिलिपि या पैकिंग या नोट्स की प्रतिलिपि यदि हैं तो गौण प्रमाणक कहलाएंगे, गौण प्रमाणक के रूप में हैं। अर्थात स्पष्ट है कि मूल प्रमाणक है वो बीजक के रूप में है और गौण प्रमाणक जो बिक्री के आदेश प्राप्त हों, जहाज की बिल्टी हो, उसकी प्रतिलिपि हो, पैकिंग के नोट्स हों की प्रतिलिपि हो उनके आदि, इस तरह के जो होंगे उसे हम गौण प्रमाणक कहेंगे। अब हम प्रमाणन एवं अंकेक्षण के संबंध में अध्ययन करेंगे, अर्थात ऑडिटर एंड वाउचिंग। क्योंकि हमने अभी तक ये देखा है कि प्रमाणक में जो काम का कार्य करता है प्रमाणक के लिए वो अंकेक्षण है, ऑडिटर है। अब इन दोनों चीज़ों के बारे में हम अध्ययन करें और इस संबंध में अंकेक्षक को निम्नलिखित बातों का ध्यान भी रखना चाहिए कि प्रमाणक करते समय अंकेक्षक को कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए, उसके बारे में हम अध्ययन करें। कि सबसे पहले अंकेक्षक को जब वो प्रमाणक के संबंध में कार्य करता है तो उसको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले प्रथम है प्रमाणकों को उचित रूप से फाइल होना। मतलब जो भी प्रमाणक हैं उनको उचित तरीके से फाइल कर लेना चाहिए। अर्थात प्रमाणक प्रारंभ करने से पूर्व अंकेक्षक द्वारा देखना आवश्यक है कि प्रमाणक प्राथमिक लेखे की पुस्तकों के लिए अलग अलग और क्रमानुसार फाइल किए गए हैं अथवा नहीं, और यदि ऐसा नहीं है तो सर्वप्रथम अंकेक्षक को इन प्रमाणकों को प्रत्येक पुस्तक के आधार पर अलग अलग फाइलों में लगाने व तिथि और क्रमानुसार नत्थी करने का आदेश देना चाहिए या उसे तैयार करना चाहिए। उस प्रकार से उसे तब तक कार्य नहीं करना चाहिए अंकेक्षक को जब तक ऐसा न हो गया हो, अन्यथा प्रत्येक प्रमाण पत्र की खोज में बहुमूल्य समय तो नष्ट होगा ही, साथ ही प्रमाणकों को दोबारा दिखाकर छल कपट करने की संभावना भी हो सकती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यदि प्रमाणकों को उचित रूप से फाइल किया हुआ नहीं है तो अंकेक्षक का समय तो अधिक नष्ट होगा ही होगा, उसके साथ उसमें छल कपट की संभावना भी बढ़ जाएंगी, और उसको कर्म से यदि नहीं लगा हुआ है तो समय के साथ साथ श्रम का भी अधिक लगना स्वाभाविक है। इसलिए आपको स्पष्ट बता दिया कि भाई प्रमाणकों को उचित रूप से फाइल होना चाहिए, और यदि नहीं है तो अंकेक्षक ये आदेश कर दे कि भाई कर्म से उनको नत्थी कर लें, तिथिवार कर लें, अलग अलग जैसे पुस्तकों की है उनको फाइल कर लें, और उसके अनुसार सारी विधिवत तैयार करने के बाद अंकेक्षक से उसका अंकेक्षण करवाया जाए, जिसमें समय, धन, श्रम की बचत होगी। दूसरा इसका महत्वपूर्ण कार्य हुआ है प्रमाणकों की जांच के संबंध में परीक्षण जांच प्रणाली को अपनाना। प्रमाणकों की जांच जब भी की जाए उसमें परीक्षण जांच प्रणाली को अपनाना चाहिए जो व्यवहारिक दृष्टि से उचित है, और प्रमाणन करते समय इतनी सावधानी और सतर्कता की आवश्यकता होती है, और यह कार्य इतना विस्तृत होता है जिसे प्रत्येक लेखे का प्रमाणन करना बहुत ही कठिन कार्य है।
छोटी संस्थाओं में तो प्रमाणन करना संभव हो सकता है, किंतु यदि बड़ी संस्थाएं हैं तो में कार्य प्राय परीक्षण जांच द्वारा ही होते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि संपूर्ण लेखों के स्थान पर कुछ सुने हुए लेखों की जांच की जाती है। अर्थात अंकेक्षक को परीक्षण जांच करना वहां आवश्यकता है जहां आंतरिक नियंत्रण प्रणाली सुदृढ़ व संतोषजनक हो। ऐसा नहीं है तो संपूर्ण लेखों की जांच करनी चाहिए। अथवा हम स्पष्ट हो रहा है कि अंकेक्षण परीक्षण जांच जहां व्यापार की लेखा बहियों, लेखा पुस्तकें या हिसाब किताब की विधिवत रूप से, जैसा कि प्रथम बिंदु में बताया कि क्रम से तिथिवार लगा हुआ हो, और एक छोटे व्यापार के लिए तो अपन ने कहा कि जांच की जा सकती है संपूर्ण लेखों की, लेकिन विस्तृत व्यापार किसी संस्था का है तो उसकी जांच का जो तरीका है वो परीक्षण जांच प्रणाली उचित रहती है। और अंकेक्षक को परीक्षण जांच के लिए ये जरूरी भी है कि उसकी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली यदि सुदृढ़ और संतोषजनक है तो ऐसी स्थिति में वो संपूर्ण लेखों की जांच की जरूरत नहीं है। उन लेखों की जांच परीक्षण जांच के माध्यम से कर ले। लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो उस व्यापार की सही लाभ हानि खाते के लिए कि उसको लाभ या हानि की स्थिति क्या है, व्यापार की आर्थिक स्थिति कैसी है, वो चिट्ठे के परीक्षण के लिए इन सब चीज़ों का परीक्षण वो संपूर्ण लेखों की जांच के साथ करें, तभी सही प्रमाणन की स्थिति प्रतीत होगी। तीसरा है प्रमाण पत्रों के लेखों से मिलान करना। प्रमाण पत्रों का लेखों से मिलान करना महत्वपूर्ण कार्य है। संपूर्ण लेखों की जांच की जाए या परीक्षण जांच का निर्णय जो भी अंकेक्षक द्वारा लिया जाता है उसी के आधार पर अंकेक्षक को लेखों के प्रमाणों के आधार पर जांच करनी है। इसके लिए वो सर्वप्रथम मूल प्रमाणक तलाश किया जाता है और मिलान करते समय उसको कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है। उसमें सबसे पहले वह सर्वप्रथम अंकेक्षक को देखना चाहिए कि वह तारीख, लेखों की जो तारीख है वो जो प्रमाण पत्रों में है वही है या अलग से है। अर्थात वर्ष भी वही होना चाहिए जिसका अंकेक्षण किया जा रहा है। इसलिए सबसे पहले अंकेक्षक लेखों की तारीख और उन प्रमाण पत्रों की जांच करें और ये सुनिश्चित कर ले कि जिस वर्ष का अंकेक्षण किया जा रहा है लेखे उसी वर्ष के होने चाहिए। दूसरा, लेखों में लिखी गई रकम प्रमाण पत्र की रकम से मिलनी चाहिए और यदि इसमें अंतर है तो छानबीन करना आवश्यक है। ये स्वाभाविक ही है कि जब अंकेक्षक द्वारा प्रमाणन की प्रक्रिया अपनाई जाती है तो निश्चित रूप से जरूरी है कि जो रकम प्रमाण पत्र में है उसका मिलान लिखी हुई बहियों से, खाता बहियों से, हिसाब की बहियों से होना चाहिए और ये अंतर है तो उसकी त्रुटि का पता लगाना चाहिए। तीसरा, प्रमाण पत्र का विवरण पुस्तकों में लिखे सौदे के विवरण से मिलना चाहिए। जो प्रमाण पत्र है उसका विवरण है वो पुस्तकों में लिखे सौदों से मिलान कर होना चाहिए। जैसे क्रय बही में माल के संबंध में वही मात्रा और दर और किस्म लिखी हुई होनी चाहिए जो संबंधित बीजक में है। यदि बीजक और लेखों में अंतर है तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं व्यापारी द्वारा या अन्य किसी माध्यम से व्यापार में लिप्त हैं उनके द्वारा साजिश या गबन की संभावना बन जाती है। तो ऐसी स्थिति में तय है कि प्रमाण पत्रों को जो विवरण पुस्तकों में लिखे हुए हैं सौदों का विवरण से मिलान उसका करना चाहिए। और आपको बताया जैसे कि क्रय बही में यदि माल के संबंध में मात्रा या दर और किस्म लिखी हुई होनी चाहिए
जो कि संबंधित बीजक में है उसे मिलान उसका होना सुनिश्चित है। इस रीति के अनुसार हम यदि मूल प्रमाणकों के लेखों से मिलान करने के बाद यदि अंकेक्षक अन्य गौण प्रमाण देखना चाहे तो उसे दिखाया जाना चाहिए और देखना भी चाहिए। परीक्षण जांच होने पर तो अंकेक्षण को गौण प्रमाण दिखाने ही चाहिए और वैसे भी कुछ व्यवहारों में गौण प्रमाणों की पुष्टि अवश्य करनी चाहिए, तभी सत्य और शुद्धता का प्रमाणक द्वारा माना जाएगा। और चौथा, इसमें जो विशेष बात ध्यान रखने योग्य है वह मिलान करते समय प्रमाणकों की जांच संबंधित विशेष बातें जो ध्यान में रखना है वो विस्तार से मैं आपको बता रहा हूं। अंकेक्ष का केवल ये कर्तव्य नहीं है कि वह प्रमाणकों का लेखों से मिलान ही कर ली जाए, अर्थात ये देख लिया जावे कि प्रत्येक लेखे के लिए प्रमाणक मौजूद है अथवा नहीं, किंतु उसे यह भी जांच करनी चाहिए कि वास्तव में प्रमाणक स्वयं भी सही है या नहीं, व्यवसाय के संबंध रखता है या नहीं, उसी वर्ष से संबंधित है या नहीं, आदि इन सब चीजों का ध्यान रखिए। तभी सही प्रमाण की स्थिति प्रकट होगी। अतः अंकेक्ष को लेखों से मिलान करते समय प्रमाणकों की भी सतर्कता पूर्वक जांच करनी चाहिए। प्रमाणकों की जांच करते समय और जो विशेष बातें ध्यान में रखनी है वो निम्नानुसार है। उसमें सबसे पहले प्रथम प्रमाणक है वो उसी संस्था या व्यापारी के नाम से होना चाहिए जिसके हिसाब किताब का अंकेक्षण किया जा रहा है, अर्थात प्रमाणक उस संस्था का ही हो, उस व्यापारी का नाम का ही हो जिसके लिए अंकेक्षण है, वो जिस हिसाब किताब की बहियों का अंकेक्षण कर रहा है वो उसी का होना चाहिए। दूसरा, प्रमाणक व्यापारिक लेन देन से संबंधित है या नहीं, जिसके लिए अंकेक्षक प्रमाणन करता है उसमें यह देखा जाए कि प्रमाणक व्यापारिक लेन देन से संबंधित है या नहीं। यदि संबंधित नहीं है तो उसका नहीं करना चाहिए उनको प्रमाण। और तीसरा, प्रमाणक की तारीख उसी अवधि के अंतर्गत आती है या नहीं जिसका अंकेक्षण किया जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई पुराना प्रमाणक दिखाया जा रहा हो जिस अवधि से संबंध ही नहीं रखता हो, तो निश्चित रूप से अंकेक्षक को प्रमाणक की तारीख उसकी अवधि के अंतर्गत आती है या नहीं जिसके वो अंकेक्षण कर रहा है। कहीं उसको पुराना प्रमाणक तो नहीं दिखाया जा रहा, ये भी वो प्रमाणन करते समय सुनिश्चित करना चाहिए। चौथा, प्रमाणक जहां तक हो सके छपे हुए फॉर्म में होना चाहिए, प्रिंटेड होना चाहिए। पांचवा, प्रमाणक की रकम को जांचना चाहिए तथा रकम शब्दों और अक्षर दोनों में लिखी होनी चाहिए। ये जरूरी है कि किसी चीज के लिए उसकी सत्यता पे संदेह नहीं हो, इसलिए किसी भी राशि को अंकों के साथ शब्दों में भी अंकित करना चाहिए। और छठा जो ध्यान देने वाली बात है वो प्रमाणकों की आंशिक गणनाओं की जांच करनी चाहिए। सातवां है वो प्रमाणक पर भुगतान पाने वाले के सही हस्ताक्षर होने चाहिए। यदि प्रमाणक किसी फर्म या कंपनी के द्वारा दिया गया है तो हस्ताक्षर के नीचे हस्ताक्षरकर्ता का पद तथा फर्म या कंपनी की मोहर भी होनी चाहिए। अर्थात स्पष्ट शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो प्रमाणक पर भुगतान पाने वाले व्यक्ति के सही हस्ताक्षर तो होने चाहिए ही चाहिए, लेकिन प्रमाणक किसी फर्म या कंपनी का है तो उसके हस्ताक्षर के नीचे
वो हस्ताक्षर जिस व्यक्ति द्वारा किया जा रहे हैं उनका पद तथा उस फर्म या कंपनी की मोहर भी होनी चाहिए। और 8वां जो ध्यान देने वाली योग्य बात है, प्रमाणक किसी उत्तरदायी कर्मचारी द्वारा सही प्रमाणित होना चाहिए। उक्त कर्मचारियों के हस्ताक्षर भी होने चाहिए और यदि प्रमाणक भुगतान के संबंध में है तो उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा उस पर भुगतान करने की स्वीकृति भी होनी चाहिए। अर्थात प्रमाणक किसी उत्तरदायी कर्मचारी द्वारा सही प्रमाणित होने के साथ साथ उस कर्मचारी के हस्ताक्षर तो होंगे ही होंगे, उसके भुगतान के संबंध में उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा जो भुगतान करने की उसकी स्वीकृति भी होनी चाहिए, तभी भुगतान किया जाना चाहिए, तभी सही प्रमाणन की स्थिति होगी। और 9वां जो विशेष नवी जो बात है ध्यान देने योग्य, यदि प्रमाणक भुगतान के संबंध में है, राशि के रूप में है, तो हम ये कहते हैं कि रेवेन्यू में जो पूर्व की स्थिति थी वो 5,000 से अधिक रकम होने पर भुगतान पाने वाले के हस्ताक्षर के साथ साथ 1 रुपये की रसीद टिकट भी लगा हुआ होना चाहिए। ये नियमों में था। इसकी राशि सरकारों के माध्यम से बढ़ाई जाती हैं और उसी के आधार पे 1 रुपये की रेवेन्यू टिकट लगाते हुए उस पर हस्ताक्षर होने चाहिए, वो तभी प्रमाणित माने जाते हैं। 10वां जो मुख्य बिंदु ध्यान देने योग्य बात है, यदि किसी प्रमाणक में कोई विवरण कटा हुआ हो या अंक कटे हुए हों तो उस पर उचित अधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए, इनिशियल होने चाहिए उसमें। यदि किसी प्रमाणक में कोई उसका डिटेल कटी हुई हो या अंक या शब्दों में किसी प्रकार की काट छाट की गई हो तो उस पर जो उच्च अधिकारी उसके लिए निर्धारित है उसके हस्ताक्षर होने चाहिए। और 5वीं जो बात है अभी अंकेक्षक को ध्यान रखने के लिए, वो है पुस्तकों के प्रमाण संबंधी अन्य जो बातें हैं वो किन किन चीज़ों का और ध्यान रखना उसके लिए आवश्यक है। तो लेखों के प्रमाणकों का मिलान करते समय तथा प्रमाणकों की जांच करते समय अंकेक्षक को इन और बातों का ध्यान भी रखना चाहिए जो निम्न प्रकार हैं। प्रथम, प्रमाणक से संबंधित लेन देन और लेखों का पूरा आशय प्राप्त होना चाहिए। अपर्याप्त अर्थात संदेहजनक विवरण मिलने पर छानबीन अवश्य करनी चाहिए। जिन पत्रों के संबंध में विशेष सूचना या अतिरिक्त प्रमाण की आवश्यकता हो उसे अवश्य प्राप्त करना चाहिए। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अंकेक्षण के द्वारा जिन प्रमाण से संबंधी लेन देनों या लेखों का आशय रखता है उसको संपूर्ण लेखों को गहनता से जांच करें, संदेह की स्थिति हो तो छानबीन करें और जिन पत्र को विशेषकर हिदायत दे रखी है उसे अतिरिक्त प्रमाण की आवश्यकता हो तो उसे भी उसको मद्देनजर रखते हुए प्राप्त करना चाहिए और तभी उसका प्रमाणन करना चाहिए। दूसरा, अंकेक्षक को यह भी देखना चाहिए कि समस्त लेखों के संबंध में प्रमाणक मौजूद हैं अथवा नहीं। यदि मौजूद नहीं हैं तो उनकी जानकारी लेनी चाहिए और जो जानकारी के आधार पे उसको ये पता होना चाहिए कि कौन से प्रमाणक मौजूद नहीं हैं। अर्थात हम ये कहें कि खोए हुए प्रमाणों की एक सूची बना लेनी चाहिए तथा उसके नकलें प्राप्त करनी चाहिए कि ये नहीं है तो इनकी ओसी जो है उनकी प्रतिलिपि के रूप में जो उनके पास है वो उसे प्राप्त करनी चाहिए और इन नकलों को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना चाहिए क्योंकि इनमें धोखा होने की संभावना रहती है कि इससे कहीं जाली तरीके से तैयार नहीं की हुई है। इसलिए उसकी पूरी गहनता से जांच करके उसका प्रमाणन करना चाहिए अंकेक्षक को। और तीसरा, यदि खोए हुए, जैसा कि अपन ने अभी बताया कि खोए हुए प्रमाणों की नकलें या उन लेखों के संबंध में कोई प्रमाण न मिले तो लेखों को अंकेक्षण नोटबुक में दर्ज करना चाहिए। उस अंकेक्षण की जो नोटबुक है
उसमें उसकी टिप्पणी कर देनी चाहिए। और चौथा, अंकेक्षक को जहाँ तक संभव हो सके किसी विशेष पुस्तक या विशेष समय या संबंधित प्रमाणकों की एक ही बैठक में जांच का प्रयत्न करना चाहिए। इससे कार्य का तांता बना रहता है, कंटिन्यूटी बनी रहती है कि हो सके तो अंकेक्षक द्वारा ये संभव होना चाहिए, करना चाहिए उनको कि वो एक ही बैठक में जो भी पुस्तकें हैं या उनसे संबंधित प्रमाणक हैं उनकी जांच करें, जिससे कि क्रमबद्धता के आधार पे उसकी जांच हो सके, उसका प्रमाणन हो सके। और इसके अलावा पांचवा बिंदु जो है इनका कि जिन प्रमाण पत्रों की जांच कर ली जाए उन्हें चिन्हित कर देना चाहिए, जिससे उन्हें देखते ही पता चल जाए कि उनका अंकेक्षण हो चुका है। जैसे कि अंकेक्षण करते हैं हमेशा ऑडिट के दौरान कच्ची पेंसिल के द्वारा वो उसको टिक कर देते हैं और छोटे इनिशियल कर देते हैं कि इनका अंकेक्षण द्वारा अंकेक्षण या प्रमाणन हो चुका है, तथा इस कार्य के लिए यदि वो उचित समझे तो रबड़ स्टाम्प अथवा मोहर का प्रयोग भी किया जा सकता है। अर्थात अंकेक्षण कलरकों द्वारा हस्ताक्षर भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि इनिशियल कर सकते हैं, अथवा अन्य कोई विशेष चिन्ह का प्रयोग भी किया जा सकता है, जिससे स्पष्ट हो जाए कि हमने इन खातों का पूर्व में अंकेक्षण कर लिया। अतः प्रत्येक परिस्थिति में वह चिन्हित या चिन्ह ऐसा होना चाहिए जो मिटाया न जा सके। प्रमाणकों को चिन्हित करने का उद्देश्य यही होता है कि कहीं एक ही प्रमाणक दोबारा पेश न कर दिया जाए। आपको बताया है कि अंकेक्षक द्वारा जो प्रमाणक दिए जाते हैं उनकी जांच करने के दौरान उसको चेक करता है, जांच अंकेक्षण करता है। अंकेक्षण के दौरान उसमें रबड़ स्टाम्प लगाना, इनिशियल करना, अन्य किसी विशेष चिन्ह के द्वारा उसको चिन्हित करना, ये इसलिए किया जाता है कि दोबारा से कहीं प्रमाणकों को पेश नहीं किया जा सके। और छठा है, प्रमाणन करते समय अंकेक्षक को संस्था के किसी भी कर्मचारी की सहायता नहीं लेनी चाहिए। जब भी अंकेक्षण खातों या लेखा बहियों का अंकेक्षण या प्रमाणन करता है तो संस्था के किसी कर्मचारी का सहयोग नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं ये देखा जाता है कि यदि संस्था का कर्मचारी को साथ लेते हुए अंकेक्षक द्वारा प्रमाणन किया जाता है तो कहीं न कहीं मिली भगत का संदेह हो सकता है। ऐसी स्थिति में वो किसी प्रकार से भी शुद्ध और सत्यता प्रकट न हो पाए, ऐसी शंका रहती है। इसलिए किसी कर्मचारी का सहयोग नहीं लेना चाहिए। अंकेक्षक को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि लेखा पुस्तपालन के सामान्य सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं। बुक कीपिंग के जो नियम्स हैं, सिद्धांत हैं, थ्योरी है, उसको ध्यान में रख के किए गए हैं या नहीं किए गए, ये बात का ध्यान रखें। और उदाहरण के तौर पे हम कह सकते हैं कि पूंजीगत और रेवेन्यूगत आय व्यय का अंतर अवश्य ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा न करने पर न तो लाभ हानि खाता या चिट्ठा दोनों पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, अर्थात सही लाभ हानि की स्थिति और व्यापार की सही आर्थिक स्थिति प्रकट नहीं हो सकती। और अंतिम जो अंकेक्षक द्वारा ध्यान रखने योग्य बिंदु है वो है पुस्तकों के योग व लेखों की खतौनी आदि की जांच करना। जो लेखा पुस्तकें हैं उनके योग की जांच करना, उन लेखों में जो खतौनी हुई है खातों में उसकी जांच करना, ये अंतिम बिंदु है। अंकेक्षक जब खातों का अंकेक्षण करता है उसका प्रमाणन करता है उसके लिए, अर्थात प्रारंभिक लेखों की पृष्ठियों की जांच के बाद उनके योगों की जांच करनी चाहिए। खड़े योग वर्टिकल टोटल्स जो होते हैं अथवा आड़े योग हॉरिजॉन्टल टोटल्स, दोनों की जांच करनी चाहिए। और उसके बाद खाता बही में की गई खतौनी की जांच करके खातों के शेष आदि निकाल कर देख लेने चाहिए कि वो सही किए लगाए हुए हैं या नहीं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जांच के संबंध में विस्तृत विवरण का अध्ययन करते हुए
उसकी ऑडिट जो कर रहा है अंकेक्षक, उसका अंत करना चाहिए। तो हम इस प्रमाणक के अर्थ से लेके प्रमाणक में अंकेक्षण की किन बातों का ध्यान रखा जाए, इनको मद्देनजर रखते हुए अध्ययन किया गया है। और इसके साथ ही प्रारंभिक लेखकों की पुस्तकों का जो प्रमाणन होगा उसके बारे में अपन अगले कालांश में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।